है एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है और जैसा कि आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैंने एक पोल चलाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको वीडियो के माध्यम से कौन से टॉपिक्स पे एक वीडियो देखनी है। तो इसमें मेजॉरिटी आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ने बोला था कि 70th पीपीएससी प्रीलिम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उनको देखनी है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट मिनिमम लिस्ट ऑफ टॉपिक जो आपको कर लेने चाहिए सो डैट आपकी 70th बीपीएससी क्रैक करने की चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मिनिमम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपको करना ही करना है। तो हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डेली बेसिस पे ये क्वेरी एंजाइटी सब में बनी हुई है। हमारे द्वारा इतनी बार वीडियोस डाल चुके हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, बट मुझे डेली बेसिस पे बहुत मैसेज आता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो सर 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, जो मैंने पहले भी रिपीट किया है कि होने वाला है। नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, 19-20 अगस्त चल रहा है, नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। आपकी फॉर्म फिलिंग बाकी है, फॉर्म फिलिंग के बाद अब बीपीएससी की तरफ से जो मैनेजमेंट होती है वो बाकी है। तो ये 30 सितंबर को तो नहीं होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, आपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टच कर लिया है, तो मैं कहूँगी कि अपने अप्रोच को भी चेंज करो। इसमें मेंस भी ले आओ, 30-40% अपना टाइम मेंस पे दो। मेंस का नोट्स बना हुआ है तो आंसर राइटिंग करो। मेंस का नोट्स नहीं बना हुआ है तो जिन टॉपिक के मेंस के नोट्स छूटे हुए हैं उसको पहले कंप्लीट करो, फिर आंसर राइटिंग करना। और ये आपको तब तक करना है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है मेंस को हॉल्ट कर देना एंड देन प्रीलिम्स, फुल फ्लेज प्रीलिम्स फिर से स्टार्ट कर देना जो अभी तक आप कर रहे थे। ठीक है, एंड आप में से बहुत लोग को पता होगा कि मेरे द्वारा, रितेश सर के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलती है जिसमें हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक 70th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी चल रही है और मेंस के लिए भी चल रही है। तो अगर जिनको भी इनरोल करना है सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे। एंड हमारे मेंटरशिप में जो भी इनरोल बच्चे हैं उनका ये अच्छा हो गया है कि उनकी मेंस पहले ही कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मेरा जो हमेशा एक स्ट्रैटेजी होता है ना वो हमेशा मेंस से स्टार्ट होता है। अगर आपने मेंस कंप्लीट कर लिया तो आपके 30-40% तो प्रीलिम्स ऐसे ही कंप्लीट हो गए। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप पीटी तो ऐसे ही आराम से कर लोगे। पीटी के लिए अप्रोच चेंज होगा बट सिलेबस तो वही है ना। इसमें बड़ा घमासान चलता है कि मैम स्टार्टिंग में तो प्रीलिम्स होना चाहिए, मेंस क्यों हो रहा है। आप सिलेबस देखो, आप ये जो ट्रेंड फैला हुआ है ना यूट्यूब पे, इससे मत जाओ। आप अपना दिमाग लगाओ, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट हो, इतना आपको कॉमन सेंस है। सिलेबस देखो, मैच कर लो, सिलेबस मैच होता है कि नहीं होता है। देन उसके बाद अपने सजेशन देना कि हाँ आप मेंस करना चाहिए, प्रीलिम्स करना चाहिए। एंड जिन बच्चों ने मेंस किया है उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेंस करने से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। प्लस एक तो आपके अंदर सबसे जो बड़ा चीज़ होता है ना वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने मेंस को टैकल कर लिया है। जो भी मेंटरशिप से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनका 80-90% तो मेंस कंप्लीट है। जो बचा हुआ है वो प्रीलिम्स के बाद आराम से हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद उनको करना क्या है, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है और करंट अफेयर्स जो भी नया आएगा उसको अपडेट करना है। दैट्स इट। तो कितना आसान हो जाता है ये जर्नी। एंड मेंस करने से प्रीलिम्स तो ऐसे भी ईजी हो जाता है क्योंकि आपके 40% तो बन गए, आपके टॉपिक्स कंप्लीट हैं। बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है, जो फैक्चुअल डेटा जो हम पढ़ते हैं उसकी ज़रूरत है एंड एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत है, राइट। तो इसमें हमने उसी तरीके से फॉर्मुलेट किया कि आपके सब्जेक्ट वाइज हम लेके चलेंगे। वीकली आपको टारगेट देंगे, डेली आपको टारगेट देंगे जो आपको कंप्लीट करना है, विद सोर्स, सब हेडिंग सब आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको बस पढ़ना है एंड वीकली आपका इवैल्यूएशन होगा कि आपने कैसे पढ़ाई की है। सैटरडे को प्रीलिम्स होता है, संडे को मेंस का टेस्ट होता है। तो ये ओवरऑल प्लान है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना सर को कांटेक्ट कर लीजिए, जिन नहीं भी ज्वाइन करना आपको खुद से फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली हुई है, एक स्ट्रैटेजी लेके चलिए, वरना ये ना समंदर है, एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना तो आप इधर उधर चले जाओगे। सिविल सर्विसेज परीक्षा जो होती है ना, इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। हर दिन करंट अफेयर्स के थ्रू कुछ ना कुछ ऐड ही होता रहता है।
तो आप इतना मटेरियल है ना मार्केट में, इतना मटेरियल है ना कि आपको ना लगेगा कि मुझसे ये छूट रहा है, मुझसे वो छूट रहा है, जिस वजह से जो है वो भी आप नहीं पढ़ पाते हो। तो हमें फोकस क्या करना है कि मिनिमम रिसोर्स रखना है और ज़्यादा पढ़ना है, और वही ये फोकस है कि मैं जो टारगेट देती हूँ, मेरी टीम जो टारगेट दे रही है आपको, वो आपको उसको फॉलो करना है। ये जो डेली बेसिस पे आप लोगों को टारगेट जाता है, जो भी मेंटरशिप, वो मेरे द्वारा लिखा रहता है, मैं वो फॉर्मुलेट करती हूँ। तो मुझे आइडिया है, जो मेरे लिए वर्क किया है वही मैं आपको बताती हूँ, आपको उसको फॉलो करना है, सैटरडे एंड संडे को टेस्ट देना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं जो हमें, जिसके लिए वीडियो बनने वाली है ये 70th बीपीएससी प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स, पहले हम हिस्ट्री का देखते हैं। आप लोग फैमिलियर होंगे कि प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होंगे, 150 क्वेश्चंस होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा, करेक्ट मार्क्स मिलेगा। देन उसके बाद इसमें सब्जेक्ट्स मेनली होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, प्लस मैथ्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो अब हम एक एक करके देखते हैं जो आपको करना ही करना है। मैं साथ साथ इसके सोर्स भी बता दूंगी जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एंशियंट हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न, ठीक है। तो एंशियंट में आप लूसेंट से पढ़ोगे, जो जनरल स्टडीज़ वाली बुक आती है उससे पढ़ोगे। तो इसमें देखो स्टोन एज आपको करना है, स्टोन एज में सारे एजेस आप देख लेना। इसमें फोकस आप वो जगह करना जहाँ पे बिहार पे, वो एज में बिहार पे कौन सा जगह का फेमस था। फॉर एग्जांपल मुंगेर हो गया, सारण हो गया, तो ये सारे जगह पे बिहार के स्टोन एज में कुछ कुछ मिले थे, हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिले थे, तो वो सारे प्लेसेस आप याद रखोगे। आयरन एज हो गया, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारे आपको देखने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे सिविलाइजेशन में थे वो आप देखोगे, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस एरिया की सिविलाइजेशन में, तो वो आप देखोगे। महाजनपदास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 16 महाजनपदास थे, तो उनके सारे नाम, कैपिटल वो आपको याद रखने हैं, वहाँ के रूलर। उसमें से एक मगध डायनेस्टी बहुत रिलेवेंट हुई थी, बहुत प्रॉस्पर हुई थी, तो उसमें हमको जो भी डायनेस्टी हुई थी, हड़यंका, शिशुनागा, नंदा डायनेस्टी, हमें सब करनी है। फिर 4th पे आ जाते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आपको कवर करना है। मॉडर्न एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत क्वेश्चन बनता है, तो मॉडर्न एम्पायर करना है आपको, चंद्रगुप्ता, अशोका, सब करना है आपको। गुप्ता एम्पायर, अगेन गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गुप्ता एम्पायर भी आपको करना है। कुमार गुप्ता जो नालंदा यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कैपिटल हो गया, इनके एडमिनिस्ट्रेशंस हो गए, तो इन दोनों के ना एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस के नाम हैं, ये कैसे ये अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे, कैसे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इनमें क्या सिस्टम चलता था, ठीक है, तो आपको ये देखना है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी बहुत सारी डायनेस्टी हैं, बट जो हर्षवर्धना का डायनेस्टी है ना, वो आपको देखना है, तो ये आपको ज़रूर देखना है। तो एंशिएंट में आपको इतने टॉपिक्स तो ज़रूर ही कर ही लेने हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और प्रोक्रेस्टिनेट करें कि नोटिफिकेशन आएगा फिर वो मैराथन वीडियो चालू कर देंगे, ये वीडियो उनके भी लिए है कि आप ये टॉपिक को एटलीस्ट इस डायरेक्शन में लेके चलो और इन टॉपिक को तो एटलीस्ट कवर कर लो, राइट। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, इन टॉपिक को आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स है बीपीएससी के। देन मिडाइवल हिस्ट्री में हम पाला एम्पायर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया में पाला एम्पायर का बहुत वर्चस्व था, तो हम पाला एम्पायर करेंगे। साउथ इंडिया में चोला एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजा जो थे वो उनका जो रेन था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चोला एम्पायर में भी आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानोगे कि इनमें जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत प्रोमिनेंट था। तो फिर दिल्ली सल्तनत अगेन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये करना है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सारे ये आपको करने हैं। विजयनगरा एम्पायर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको करना है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये भी आपको अच्छे से करना है। इसमें जो बिहार के एरियाज़ के अराउंड एंड जो बिहार में फेमस हुए थे ना, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मेनली फॉर द सूफी मूवमेंट। आप जब PYQs देखोगे ना, तो उसमें सूफी मूवमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन है क्वेश्चन, जिससे ना आपको बिहार में जो कौन सा सूफी मूवमेंट फेमस हुआ था उसका नाम पता चल जाएगा, और उसमें भी कौन से सेंट थे उनका भी नाम आपको पता चल जाएगा। तो उस तरीके से आप पढ़ सकते हो, और ये लूसेंट में अच्छे से दिया हुआ। अगेन मिडिवल के लिए भी आप लूसेंट यूज़ करोगे।
मुगल एम्पायर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सारे मुगल एम्पायर्स को पढ़ना है, उनमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, लिटरेचर्स इनके देखने हैं हमें, ठीक है, किसने किसके नेम पे बायोग्राफी लिखी है वो देखना है। मराठा एम्पायर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूलर एडमिनिस्ट्रेशन हमें इसमें सब देखना है, ठीक है। एंड अगेन मिसलेनियस है, मिसलेनियस में ना आप ट्रैवलर्स जरूर देख लें, ट्रैवलर से क्वेश्चन रहते हैं कि ये ट्रैवलर किन के डायनेस्टी के दौरान आया था, तो ये ट्रैवलर्स आप ज़रूर देखोगे, ठीक है। बाकी इतना आपको ज़रूर से ज़रूर करना है मिनिमम एंशिएंट और मिडिवल में। मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन पोर्टिक्यूज, डच, डेन, इंग्लिश, फ्रेंच, ये लोग कब आए, कब इन्होंने अपनी यहाँ पे इंडस्ट्री बसाई, और कौन सी कोस्ट पे कैसी इंडस्ट्री बसाई, और कहाँ, और इनकी कौन सी फैक्ट्री थी, इनकी कौन सी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ ब्लू इम्पीरियलिज्म। तो ये सब आपको टंग पे होना चाहिए कि कौन इम्प्लीमेंट किया था, कौन कौन रूलर थे, कौन कौन वाइसरॉय थे, तो ये तो आपको करना ही है। कैप्चर ऑफ बंगाल, हमारे आपको पता है कि कितने सारे बैटल्स लड़े गए थे, कैसे बंगाल का कैप्चर हुआ था, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपनाई थी इंग्लिश कंपनीज़ ने, तो वो आपको ज़रूर करने हैं। 1857 रिवोल्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से एरिया के कौन से रूलर थे, बिहार में जैसे कुंवर सिंह थे, और भी अलग अलग एरिया के कौन से रूलर्स थे, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, तो 1857 रिवोल्ट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाया था, इन्होंने कौन कौन सा समाज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था, तो ये आपको करना है। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कांग्रेस से पहले भी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने थे, बट कांग्रेस के आने के बाद वही ऑर्गेनाइजेशन का ही रिजल्ट था कि कांग्रेस बन पाया था। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, उसने फाउंडर कौन थे और ईयर कौन था, ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से लूसेंट में एक जगह दिया हुआ है, तो इसके लिए आप दोनों लेके चलोगे, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम लेके चलोगे, एंड इसके साथ आप लूसेंट लेके चलोगे। लूसेंट में बिल्कुल फैक्चुअल दिया हुआ है, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है क्रोनोलॉजी, तो मॉडर्न स्पेक्ट्रम को साथ में ले लेके पढ़ोगे। कांग्रेस सेशन अगेन ये लूसेंट में बहुत अच्छे से दिए हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन थे, उनमें क्या रिजोल्यूशन लिया गया, किस ईयर में हुआ था, कहाँ हुआ था, एंड कौन उसका प्रेसिडेंट था, ये आपको करना है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल काकोरी कांड हो गया, सेंट्रल असेंबली कांड हो गया भगत सिंह का, तो ये सारे चीज़ आपको टंग पे याद होने चाहिए कि कौन कौन से इंसिडेंट थे, कौन कौन से कांड थे, एंड उनमें कौन सा रिवॉल्यूशनरी पार्टिसिपेट किया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था और किस ईयर में हुआ था। आफ्टर गांधी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, तो गांधी जी के बाद जो सत्याग्रह हुई थी, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेदा सत्याग्रह हुआ था, वो सब होना चाहिए। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आफ्टर गांधी के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपको करना है। एंड बिहार स्पेशल मतलब अभी तक आपने जो भी पढ़ा, तो ये हमने इंडिया लेवल पे पढ़ा, तो अभी के मतलब मान लीजिए कि एनसीएम इंडिया पे हो रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो बिहार में क्या हो रहा था, कौन से लीडर पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, बिहार में कोई पार्टी बन रही थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए आप कर सकते हो, इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है MCQ वाली, और एक मेरी भी बुक आई है बिहार स्पेशल की, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से एक जगह पे सेग्रीगेट करके आपको बता दिया है कि बिहार से कौन कौन से लीडर इसमें पार्टिसिपेटेड हैं, तो आप ये बुक भी रेफ़र कर सकते हो। तो मैं इस बुक का लिंक डाल दूँगी कमेंट सेक्शन इवन डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज ये मेरी बुक है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप इसको परचेज़ कर लो, बट इस बुक में हमने जो कंटेंट दिया है ना, बाकी बुक से बहुत अलग है। आपको बिहार स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी कंटेंट मिलेगी ना जो दूसरे बुक में नहीं है। हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैप और पिक्चर्स, डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं ताकि आपको ये बुक इंटरेस्टिंग लगे। और बिहार के एस्पेक्ट में जो भी रिवॉल्ट्स हैं वो हमने मैक्सिमम इसमें डालने की कोशिश की है ताकि आपको सारे रिवॉल्ट्स एक ही जगह मिल जाएं, ठीक है। लाइक ट्राइबल रिवॉल्ट्स हो गया, पीजेंट रिवॉल्ट हो गया, तो हमने एक ही जगह सेग्रीगेट करके आपको बताया है। एंड जैसे बिहार स्पेशल में आप देखोगे कि बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी बनी हुई है, तो वो हमने एक ही जगह लिख दी कि कौन से लीडर उसमें इन्वॉल्व है, कौन से मूवमेंट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पार्टी बना है, किस लीडर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो हमने एक ही जगह लिख दिया। तो आपको 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लास्ट में जो MCQs हैं वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। हर चैप्टर के लास्ट में MCQs है, तो ये बुक आप देख लेना। अगर आपको लेनी होगी तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और इवन मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी।
देन साइंस पे आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपको ये करना है, ठीक है। साइंस पे देखो एनसीईआरटी मैं अगर टाइम रहता तो मैं बोलती कि प्लीज़ 7 से कर लो, बट टाइम नहीं है। 7, 8 और 8 में मेनली ना रिपीटेटिव ही रहता है, क्योंकि 9th और 10th में वो रिपीट होता है, तो हम सिर्फ इसमें 9th और 10th करेंगे, ठीक है। अब 9th और 10th करने के बाद हम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ये तो आप एनसीईआरटी से करोगे। बाकी जो मैं अभी टॉपिक्स बता रही हूँ ना, वो आप घटना चक्र से क्वेश्चन लगाओगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपने 9th और 10th के बुक में कर लिए। ये आप याद रखो कि जो 7th क्लास में रहता है ना, उसी का एडवांस फॉर्म 9th क्लास में है, जो 8th क्लास में उसी का एडवांस फॉर्म 10th क्लास में। इसीलिए मैंने डायरेक्ट 9th और 10th पे, क्योंकि टाइम अभी कम है। तो फिजिक्स के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट करोगे, वर्क करोगे, हीट थर्मोडायनेमिक्स करोगे, लाइट एंड ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, साउंड से बहुत क्वेश्चन पूछता है। न्यूक्लियर फिजिक्स करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब साउंड रिपीट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी करोगे, जो भी लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारे जो रेज होते हैं उसके वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होता है, फ्रिक्वेंसी का क्या ऑर्डर होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो फिजिक्स में ये टॉपिक करोगे। एनसीईआरटी के बाद ये सारे टॉपिक आप करोगे। फिर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत पूछता है, एटॉमिक मास, मास नंबर, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि क्या रिलेशन है दो सबके बीच में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। लिटमस पेपर वाला कन्वर्जन जो होता है, और भी डिफरेंट जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, कार्बन के जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नेम होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो उसके जो कॉमन नेम होते हैं वो बहुत पूछता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप करोगे। देन बायोलॉजी में सेल, आपको पता है सेल से बहुत क्वेश्चन पूछता है। हाँ, अलग अलग जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सब पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप सेल करोगे। हेरिडिटी पे करोगे। हेरिडिटी में जो इवोल्यूशन के जो चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन, तो वो सब पे क्वेश्चन पूछता है। 1-2 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि किसकी थ्योरी थी, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है। हेरिडिटी आप करोगे। न्यूट्रिशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन्स, तो विटामिन्स के भी जो बायोलॉजी वाले नेम है उससे क्वेश्चन पूछता है। इसके डिफिशिएंसी से क्या डिजीज़ हो सकती है वो पूछता है, तो ये आप करोगे। ह्यूमन मतलब ह्यूमन सिस्टम्स मैंने बताया है, तो इसमें आपको करोगे, एक तो नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी हो गया एंड एक्सक्रीटरी हो गया। तो ये सारे सिस्टम्स आपको करने हैं। एंड प्लांट्स में आप इसके जो वैस्कुलर ट्यूब्स होते हैं, जाइलम, फाइलम, वो करना है आपको। इसके अलावा भी इसमें भी कुछ डिफिशिएंसी होती है कि कुछ विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से लीफ जो होते हैं, वो पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो वो सब आप करोगे। इसमें भी कुछ हार्मोन्स होते हैं प्लांट में, जो वो हार्मोन्स देने से जो फल होता है वो जल्दी पक जाता है, जो पेड़ होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, वो सारे हार्मोन्स आपको याद रखने हैं। लास्ट में डिजीज़ेस, जो कि वायरल डिजीज़ेज, वायरस की वजह से जो होता है, बैक्टीरिया की वजह से जो होता है, फंगस की वजह से होता है, वो सारे डिजीज़ेज हम करेंगे। तो ये हो गया साइंस के लिए मैंने बता दिया एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, और ये सारे टॉपिक्स तो आपको मस्ट करना है। देन पॉलिटी में आपको कुछ नहीं करना, आपको लक्ष्मीकांत करना है, ठीक है। एंड ये सारे टॉपिक्स में बताने के बाद ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए कि आपको PYQs लेके बैठना है। आप साइंस कर रहे हो, साइंस के PYQs आप लेके बैठोगे, ठीक है। साथ साथ आप उसको मैच भी करते रहोगे कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि ठीक है मैंने तो बता दिया, बट आपको भी तो खुद से अंदर एक वैलिडेशन होना चाहिए ना कि हाँ जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा किसी को ना ऐसे बिल्कुल फॉलो मत किया करो, खुद भी दिमाग लगाओ कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है या बोल रही है वो क्या सही है कि नहीं। तो आप BPSC के लिए तैयारी कर रहे हो, आप आगे चल के एक ऑफिसर बनोगे, तो इतनी एनालिटिकल स्किल तो आप में होनी ही चाहिए। आपको भी पता है कि BPSC ने मुझे सिलेबस दिया, आपको भी पता है कि जो BPSC के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो दोनों को मैं साथ में लेके चलूँगा, और सामने वाला जो बता रहा है उसको मैं फॉलो करूँगा, लेकिन मैं मैच भी करूँगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, राइट। पॉलिटी में देखो, प्रियम्बल करना है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, एग्जीक्यूटिव करना है। तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो दोनों को साथ में लेके पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर एंड CM बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन साथ में लेके पढ़ना है। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों को साथ में लेके पढ़ना है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज सिस्टम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड करंट अफेयर्स में जो भी बॉडीज़ न्यूज़ में है उससे रिलेटेड हम आर्टिकल्स देख लेंगे, उससे रिलेटेड हम उसका फंक्शंस देख लेंगे।
फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में है, आर्टिकल देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीबीआई न्यूज़ में है तो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और क्या इसका फंक्शन है। तो जो भी बॉडीज़ न्यूज़ में है हम उससे रिलेटेड उस चैप्टर को लक्ष्मीकांत में खोलेंगे और 3-4 पॉइंट्स बस देखेंगे जो मैंने अभी को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो आर्टिकल देखेंगे, नहीं है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ये सारी बॉडी, राइट। देन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे रिलेवेंसी गेन कर रहा है बीपीएससी में, क्योंकि आप जब देखोगे 69th में भी इकोनॉमी के जो थ्योरेटिकल पार्ट से उससे क्वेश्चन पूछा था। सो हम इकोनॉमी को दोनों मिक्स लेके चलेंगे, जैसा पहले बीपीएससी का ट्रेंड था और जैसा अभी चेंजिंग पैटर्न है, ठीक है। ये आपको मिनिमम लिस्ट ऑफ टॉपिक है, इसलिए मैं इकोनॉमी को उस तरीके से लेके चल रही हूँ। तो फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल पार्ट में आपको मॉनेटरी पॉलिसी तो ज़रूर करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो आरबीआई गवर्नमेंट लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई जो लेता है तो फॉर एग्जांपल रेपो रेट, ये सारे पैरामीटर्स को यूज़ करके वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आपको ये चीज़ करना है, रेपो रेट, बैंक रेट और भी होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये चीज़ आपको करनी है। तो इसको समझने के लिए ये मुन्नार सर की वीडियो है, आप उससे आराम से समझ सकते हो, या आप कोई बुक फॉलो करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इकोनॉमी प्लानिंग मतलब 5 ईयर्स प्लान्स आपको देखने हैं। नीति आयोग जो अभी जो रिप्लेस हुआ है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया इसने, वो आपको देखना है। एंड 5 ईयर प्लान्स तो आपको देखने ही देखने हैं। इसमें भी देखने कि वो प्लान का ईयर क्या था, उसमें कौन सी मॉडल हमने अपनाई थी और उससे कितना ग्रोथ रेट हमने अचीव किया था, तो ये आपको देखना है। फिर इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है इकोनॉमी का, वो है बिहार का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो अगर आपको कंपाइलेशन मिलता है आप उससे ही कर लो तो इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बना बनाया मिल जाएगा। वरना हमने मेंटरशिप में हमने बच्चों से बोला है कि खुद से करो, तो जब वो खुद से करेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे तो आधा से ज़्यादा डेटा तो उनके दिमाग में फीड हो जाता है। और वही चीज़ आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख रहे हो, मेंस के नोट्स में लिख रहे हो, एंड प्रीलिम्स का जो टेस्ट चलता है उसमें भी कर रहे हो, तो ऐसे ही वो रिवाइज होते रहता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप कोई भी कंपाइलेशन उठा और उसके नोट्स नहीं, मतलब उससे पढ़ लो, हाईलाइट कर लो। अगर शॉर्ट नोट्स बनाना तो अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो। तो ये इकोनॉमी हो गया। इसके लिए करंट अफेयर्स प्लस कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, उसको आप वॉच करोगे। देन ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी अगेन ये भी ऐसा टॉपिक है जो धीरे धीरे रिलेवेंसी गेन कर रहा है। तो एक तो हमारा बिहार ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें होता है जो फिजियोग्राफी हमें पढ़नी है, सॉइल हो गया, रिवर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, वाटरफॉल, लेक्स हो गए, फिर उसके बाद नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टूरिज़्म रिलेटेड डेटा कि कहाँ पे कोई सूफी सर्किट बन रहा है, रामायणा सर्किट बन रहा है, वो सारे चीज़। वही चीज़ आपको इंडिया लेवल पे पढ़ना है, लाइक फिजियोग्राफी, सॉइल, एग्रीकल्चर, वाटरफॉल, नेशनल पार्क, ये टूरिज़्म, ये आपको दोनों इस लेवल पे पढ़ना है। करंट अफेयर्स में मैपिंग हमें देखनी है। तो अगर मान लो कि आप IR पढ़ रहे हो, इंडिया का किसी के साथ रिलेशन का न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल UK के साथ है, तो हम UK का थोड़ा बहुत मैप देख लेंगे कि आसपास कौन सी सी है, क्या कैपिटल है, ये सब देख लेंगे। इसके अलावा आप इसमें जो अगर करंट अफेयर, जैसे मैं अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को विजन मैगजीन बोलती हूँ कि उसको फॉलो करो, तो आप उसमें देखोगे ना कि मंथली मैगजीन आप जो भी फॉलो करते हो उसमें प्लेसेस इन न्यूज़ अलग से रहता है। तो उन प्लेसेस एंड न्यूज़ को आप पढ़ोगे एंड उसको साथ साथ उसके साथ उसका मैपिंग भी देखोगे, उसमें मैपिंग रहता है। प्लस आप गूगल मैप्स के थ्रू भी देखोगे कि उसमें आसपास कौन सी सी है, कैपिटल है, ठीक है, तो ये आप देखोगे। एंड ज्योग्राफी में ये तो आप देखो, ये आप किसी भी बुक से कर लो। तो इसके लिए मैं अपनी ही बुक रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे मैप्स एंड डायग्राम को इंक्लूड किया है जो आपको बिहार की ज्योग्राफी के लिए तो दिक्कत बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत अच्छे से हमने इसे एक्सप्लेन किया है। इंडिया ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँगी आप NCERT करो, एंड करंट अफेयर्स मैपिंग के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन यूज़ करो। आई वुड रिकमेंड कि विजन से आप करो, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना है। इसके अलावा आप घटना चक्र में जो होता है ना कि लार्जेस्ट वाटर बॉडी, लार्जेस्ट आइलैंड, वो सारे जो पोर्शंस है, वो सारे टॉपिक्स आप कर सकते हो,
ठीक है। बिहार ज्योग्राफी के लिए आई हाईली रिकमेंड द बुक ऑफ माइन, जो बिहार एट अ ग्लांस बुक है। उसमें हमने बहुत अच्छे से सेग्रीगेटेड फॉर्म में बिहार के जितने भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बहुत अच्छे से उसमें जॉट डाउन किया है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं खरीदना चाहते तो आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आप उससे आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के देखो, करंट अफेयर्स जैसा बोला जाता है कि लास्ट 1 ईयर का हमें करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर सितंबर में होने वाला है तो हमें एटलीस्ट सितंबर 2023 से करना चाहिए। बट आपके पास अभी टाइम कम है तो मैं बोलूँगी एटलीस्ट जनवरी से लेके अभी तक का कर लो। तो अभी तक के 7 महीने का आपको करंट अफेयर्स करना है, ये आप कर लो। कोई भी कंपाइलेशन देख लो, मार्केट में अवेलेबल है वो कर लो। मैं बोलूँगी आप स्पीडी करो प्लस मंथली मैगजीन एक कर लो। मंथली मैगजीन में भी हमें सारे नहीं करने। बहुत बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि मंथली मैगजीन नहीं करने होते हैं। पॉलिटी करना होता है, आईआर करना होता है एंड साइंस टेक करना होता है, ठीक है, ये करना होता है। इसमें भी हमें जितना मतलब एक टॉपिक पे उन्होंने 2-3 पन्ने का नोट्स दिया, हमें नहीं करना है वो। ये चीज़ मैं हाईलाइट करके अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपको क्या करना है। हमें बस ये करना है कि जो प्रीलिम्स एक्सपेक्ट से पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल में फेडरलिज्म को लेके कुछ दिया हुआ है न्यूज़, तो हम सेंटर स्टेट रिलेशन आपको पता है कि हमारे ये में है, क्या बोलते हैं, सिलेबस में है, तो उससे बस हम एक आर्टिकल देख लेंगे, कुछ रीसेंट जजमेंट होगा वो देख लेंगे, कोई बॉडी बनी है वो देख लेंगे जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। बस हमें सब कुछ नहीं देखना कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसमें सॉल्यूशंस ला सकते, ये सब मेंस के पार्ट हैं। मेंस के पार्ट जब हमने किए थे, नोट्स बनाए थे, तब कंप्लीट हो गए हैं, या आपने नहीं बनाया, आप आगे बनाओगे तब आगे पढ़ोगे, अभी क्यों पढ़ना उसको, ठीक है। तो ये हो गया बिहार करंट अफेयर्स। कोई भी मार्केट में कंपाइलेशन उसको ले लो, बिहार करंट अफेयर्स करो। अगर मंथली बेसिस पे करना है तो दृष्टि की आती है मंथली करंट अफेयर्स, तो आप वो उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दृष्टि मैगजीन, बिहार करंट अफेयर्स एंड साथ साथ बिहार की स्पीडी भी आती है तो वो भी अच्छी है, क्योंकि मैं हमेशा ना कन्वेंशनल सोर्स को ही फॉलो करती हूँ। तो मुझे बिहार स्पीडी सही लगती है, हिंदी में आती है, बट मतलब ऐसी हिंदी लिखी हुई कि समझ में आती है। तो इससे मंथली 1 लाइनर मैंने निकाल दिया, साथ में कोई मंथली मैगजीन ऐड ऑन कर दिया और उससे मेरा करंट अफेयर्स हो गया। और साथ साथ मैंने वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो कर ही लिया है। देन बिहार स्पेशल, अगेन मैंने बिहार हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, बिहार ज्योग्राफी के बारे में बात कर ली। आप मेरी बुक परचेस कर सकते हो। इसके अलावा जो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हो तो वो करो। बिहार हिस्ट्री के लिए अगेन मैंने बताया कि आप बुक परचेस करना है तो कर लो, नहीं तो जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, इम्तियाज़ सर की MCQ वाली बुक आती है, उससे आप लगा लो और उससे शॉर्ट नोट्स बना लो। जो भी मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया ना, उसी से रिलेटेड आप बिहार के कंटेक्स्ट में देखोगे कि उस टाइम बिहार में कौन लीडर एक्टिव थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, कौन सी पार्टी बन रही थी, तो ये आपको करना है। देन मैथ्स में आई वुड से कि आप PYQs ही करोगे। PYQs लगाओ, मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट 5 ईयर का तो एटलीस्ट आप बनाओ। PYQs बहुत कम है, लास्ट 5 ईयर मतलब 50 क्वेश्चन हो गया, तो लास्ट 10 ईयर्स रख लो। तो एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से टॉपिक से BPSC ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो वो टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन सर्च मार लो, यूट्यूब पे मार लो या गूगल पे मार लो कि क्वेश्चंस, मैथ क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक प्रोबेबिलिटी, मैथ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक वर्क डे प्रॉब्लम, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा और उससे आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। ये मिनिमम टॉपिक है जो आपको करना है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि अभी तो चालू कर दो, अभी भी टाइम भगवान मौका दे रहा है, चालू कर लो पढ़ाई। एंड जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो ये सारे टॉपिक्स को आप एटलीस्ट 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, ये आपके टंग पे होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड जिन बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको स्ट्रैटेजी ही जानना होगा कि मैं अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, बहुत बच्चे ऐसे जो 71st को टारगेट कर रहे हैं, तो कैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करूं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसमें मेंटरशिप की स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की हुई है। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो सर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर